ओह हेलो रमेश। हेलो संजय। भाई कब आया अमेरिका से तुम? और बाय द वे इस नैनीताल में कैसे आना हुआ? भाई अभी 8 ही दिन हुए। लखनऊ में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने वाली है, सोचा जरा घूम घाम लूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रमेश, इनसे मिलो, ये है मेरी कजिन कुमारी उषा। हेलो। इलाहाबाद के मशहूर वकील श्री कामता प्रसाद की पुत्री। कॉलेज की जान और हर पार्टी की शान। हर प्रकार के शौक, पर 2 शौक सबसे ऊपर, एक पिक्चर देखना और दूसरा गुलाब के पौधे लगाना। भैया क्या बात है। और उषा, ये है मेरा पुराना दोस्त रमेश। इसे घास पात से बड़ा प्यार है। यानी हमारा रमेश शायर दिल आदमी है। क्या कहते हैं उसको, आदर्शवादी। हाँ, तो ये साहब आदर्शवादी हैं। अच्छा? बड़े बड़े सपने देखते हैं ये। अरे क्या ब्रिलियंट कैरियर रहा है। और ये साहब हैं कि अमेरिका गए तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में डिग्री पाने। इनका कहना है कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। घास पात को बैठकर खोदेंगे और हल चलाएंगे। पर भैया देखने में तो आप एकदम रॉक हडसन लगते हैं, है ना? लो रमेश, हमारी उषा तो गई काम से। हाँ यार, सच पूछो तो पार्टी की सारी लड़कियां, उनकी खूबसूरत माताएं तुम्हारी पर नजर टिकाई हुई हैं। वो भी हैंडसम। क्या बताऊं यार, मुझे तो अफसोस होता है। हाय हाय, ये जवानी, ये बुद्धिमानी, और कहां गांव का हवा पानी। बच्चों, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। कन्ये, अब तुम ही संभालो इसे, मैं तो चला। भैया तो बस यूं ही मजाक करते रहते हैं। आपको गुलाबों का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। नन्हे नन्हे सुर्ख गुलाब, उनकी अधखुली आंखें, कोमल पंखुड़ियां। जो खुद गुलाब है उसे गुलाब से प्यार होना ही चाहिए। मैं तो 2 साल रिसर्च लैब में पड़ा बीज, अनाज, खाद, बस यही सोचता रहा। और आज आपसे मुलाकात हो गई तो एकदम लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दामन थाम लिया हो। और मुड़कर देखा तो डाली पर मुस्कुराता हुआ गुलाब दिख गया। तुमने मेरे अंदर का शायर जगा दिया। लगता है कहूं, खुशबू वही, वही नजाकत, वही है रंग। माशूक क्या है, फूल है गोया गुलाब का। लक्ष्मा, चाय का सामान तैयार कर दे, साहब आते ही होंगे। जी मेम साहब। हाय राम बीबी जी, आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं। गुलाबी साड़ी, गुलाबी बिंदी, जूड़े में गुलाब। अरे ये तो अपने बगीचे का गुलाब है ना? हाँ, मेरे गुलाब के पौधे का ये पहला गुलाब है। कितना खूबसूरत,
कितना शानदार। बाबूजी देखेंगे तो बस। भाग तो अब यहाँ से। हेलो उषा। हेलो। चलो मेम साहब चाय वाय पिलाओ। भाई आज रिसर्च रूम में काम ही बहुत ज्यादा था और ये आज मौसम जरा खुश्क सा है। क्यों जी? कहो क्या है? कुछ नहीं। क्यों, कुछ कहना चाहती थी ना? तो बताओ मैं आज कैसी लग रही हूँ? क्यों? जैसे हमेशा लगती हो, बहुत सुंदर। बस बस रहने दो, तुम्हारी तो नजर ही बदल गई है। मतलब ये कि तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। अरे पागल हो गई हो क्या? या किसी चुगलखोर ने तुम्हारे कान भरे? आखिर ये ख्याल तुम्हें आया कैसे कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं रहा? तो फिर अब तुम मेरा नोटिस क्यों नहीं लेते? याद है नैनीताल में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो शादी से पहले तुम मेरी हर बात पर गौर करते थे। अब तो तुम कभी देखते ही नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहने हुए हूँ या मेरे बालों में कौन सा फूल लगा हुआ है। ओहो, तो इस गुलाब के कारण हम पर डांट पड़ रही है। अच्छा भाई, इस फूल की प्रशंसा में हमें काव्य लिख डालेंगे। तुम्हारे बालों में ये गुलाब ऐसा लगता है जैसे काले बादलों में सूरज झांक रहा हो, या ऐसा कि अंधेरी रात में गांव के बाहर अलाव जल रहा हो। बस रहने दो मजाक। मजाक नहीं रानी, ये कहा है ना, किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरे से क्या वास्ता, हमारा यार है हीरा। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी। आजकल तुम ऑफिस के बाद यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में रिसर्च करने जाने लगे हो। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है रिसर्च करने की? उषा, तुम्हें संजय की बात याद है ना कि मैं एक शायर दिल आदमी हूँ? याद है। क्या कहते हैं उसे, आदर्शवादी हूँ। ये दफ्तरी काम तो मैं मजबूरन करता हूँ, केवल अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए, वरना हमेशा से मेरा इरादा तो यही रहा है कि कृषि की समस्याओं पर रिसर्च करता रहूं। शाम को बेकार बैठने से बेहतर है कि मैं कुछ देर प्रयोगशाला में बिताया करूं। अच्छा, तो रिसर्च करने से तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा? नहीं, मेरा वेतन तो नहीं बढ़ेगा। हो सकता है हमारे देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं के पौधों में जो कीड़े लगते हैं उनकी रोकथाम के लिए मैं अनुसंधान करना चाहता हूं। बड़े आए देश सेवक कहीं के। मैं पूछती हूँ, देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है? अमेरिका से इतनी बड़ी डिग्री लेकर आए हो और उस पर नौकरी मिली है 500 रुपए की। तुमसे किसने कहा कि अमेरिका से मैं इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया हूं? सच पूछो तो मैंने 2 बरस रहकर वहां झक मारी है। भाई, वहां की परिस्थितियां यहां से इतनी भिन्न हैं कि कृषि शिक्षा हमारे किसी काम की ही नहीं। दूसरे ये कि 500 रुपए कुछ कम नहीं होते। मुझे तो शिकायत केवल ये है कि मुझे एक दफ्तर में कुर्सी पर सजाकर बिठा दिया गया है, बजाय इसके कि किसी फार्म पर मुझे असली काम करने का मौका दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि तुम शाम को दफ्तर से प्रयोगशाला चले जाया करोगी और मैं घर में बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा क्या करूं? न क्लब जाऊं, न सिनेमा, न किसी से मिलने। अरे ये किसने कहा कि तुम घर पर बैठी रहा करो? भाई, तुम क्लब जा सकती हो, अपनी सहेलियों के साथ भी जा सकती हो, जब जी चाहे सिनेमा भी जा सकती हो उनके साथ। मना किसने किया है? आज तो पढ़ते पढ़ते आंखें थक गई। भाई, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। न जाने कैसे तुम हर रोज फिल्म देखा करती हो। वाह, मेरा बस चले तो दिन में 2-2 फिल्में देखा करूं। सच कहती हूँ, तुम दीप कुमार की नई फिल्म देखो, आवारा शहजादा, तो जूम हो जाओ। भाई, ये जूम कैसे होते हैं? मतलब ये है कि वो इतना हैंडसम है कि देखने वालों का दम जूम से निकल जाए। ये हमारे कॉलेज का मुहावरा है। तुम्हारे कॉलेज में फिल्म स्टारों पर जूम होना भी सिखाया जाता है? अरे तुम क्या जानो दीप कुमार के बारे में? इस समय उसके मुकाबले का एक भी एक्टर नहीं है। हाय, रोमांटिक सीन तो ऐसे करता है कि क्या कोई हॉलीवुड का स्टार करेगा। और फिर जैसा एक्टर है वैसा डायरेक्टर भी। अच्छा। हाँ, आवारा शहजादा में उसने क्या काम किया है। वाह वाह वाह। एक ही फिल्म में 4 मेकअप बदले हैं। सच कहती हूँ, ग्वालन के भेष में तो इतना खूबसूरत लगता है कि तुम भी देखो तो आशिक हो जाओ उस पर। भाई, हम तो उसे बिना देखे ही आशिक होने को तैयार हैं, इसलिए कि जो उस पर आशिक है हम उस पर आशिक हैं। अरे हाँ,
तुम अपनी प्रयोगशाला की खबर तो सुनाओ। सुना है वहाँ MSc की कई खूबसूरत लड़कियां भी रिसर्च करने आती हैं। क्या इसीलिए तुम रोज काम का बहाना करके जाते हो? है तो कुछ ऐसी ही बात, पर कठिनाई ये है कि वो मुझे मुंह नहीं लगाती। मैं सोचता हूँ वहां तो अपनी दाल गली नहीं, अब घर पर ही रिसर्च किया करूं। घर पर? क्या यहाँ प्रयोगशाला बनाओगे? हाँ, प्रयोगशाला भी एक छोटी सी बना लेंगे, किंतु असल उषा, मुझे गेहूं के लिए नए किस्म के बीजों पर रिसर्च करनी है। इसके लिए या तो 10 मील दूर यूनिवर्सिटी के फार्म पर चला जाऊं मैं, जो मेरे लिए मुश्किल है, या अपने ही बंगले पर एक छोटा सा फार्म बना लूं। मगर हमारे यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है? मुश्किल से 3-4 क्यारियां तो हैं अपने बाग में। इतनी जगह भी काफी है। यदि हम इन सब क्यारियों को तोड़कर हल चलवा दें तो गेहूं बोए जा सकते हैं। प्रयोग के लिए बस थोड़ी सी फसल भी हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपने क्यारे में हल नहीं चलने दूंगी। वाह, ये अच्छी रही। मेरे इतने खूबसूरत गुलाब के पौधों को उखाड़ कर तुम वहां गेहूं की खेती करोगे। देखो, खेती बाड़ी करनी है तो कोई और जगह ढूंढ लो, मुझे मेरे गुलाब बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरे गेहूं प्यारे हैं। आज 1.5 साल हो गए। कहाँ था लखनऊ और कहाँ ये बरेली के पास का सरकारी फार्म। मीलों तक फैले हुए खेत, ट्रैक्टरों की कर्कश कड़कड़ाहट, गर्मी में लू, जाड़े में पहाड़ों की ओर से आती हुई बर्फीली हवाएं, और बरसात में हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें बिल्कुल बंद और घर एक छोटा सा द्वीप। लगता है रमेश ने जैसे जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर सिर्फ मुझे तंग करने के लिए इस निर्जन द्वीप में लाकर कैद कर दिया है। कहो उनसे तो कहेंगे, अरे फार्म में कई 100 किसान मजदूर हैं तो सही। क्या कहने, कहाँ लखनऊ की सोसाइटी, मिसेस पॉल, मिसेस गुप्ता की डिनर पार्टीज, फ्लावर शोज, और कहाँ गंगुआ धनुआ की चौपाल चौकड़ी। हाँ, उस दिन वो ले तो गए थे मुझे गांव वालों के होली के जलसे में। 3 घंटे तक उनकी ठुमक ठुन्ना देखकर मेरा तो दिमाग भन्ना गया। और फिर गंगुआ बोला था, हम अपने डायरेक्टर साहब और उनकी श्रीमती जी को गुलाब के फूलों की जगह गेहूं की बालियों के हार पहना रहे हैं, क्योंकि हम किसानों के लिए तो गेहूं में ही सारे संसार की सुंदरता है, खुशहाली है। गेहूं में ही हमारा जीवन है। गेहूं गेहूं गेहूं, इन सब के लिए दुनिया में कोई और बात ही नहीं रही। तुम भी मुझे गेहूं का एक दाना समझते हो? बेशक मादाम, बेशक। तुम में और गेहूं में बहुत समानता है। देखो, गेहूं के दाने में मनुष्य का जीवन है और तुम मेरी जान हो। बस बस रहने दो, झूठी खुशामद करना कोई तुमसे सीखे। कब से कह रही हूँ कि बरेली जाओ तो वहाँ किसी के बाग में से गुलाब की कलमें लेते आओ। मैं बंगले के सामने फूलों का बाग लगाऊंगी, मगर तुम्हें कभी याद ही नहीं रहता। सच उषा, तुम्हारे गेहूं जैसे रंग और गुलाब जैसे गालों की कसम, अब के तो बिल्कुल। अब तो बस इस फिल्मी मैगजीन को उलटते पुलटते रहना और सपने देखना रह गया है। वाह, इस चित्र को कितनी बार देख चुकी हूँ, पर आंखें नहीं भरती। लाखों दिलों में फूल खिलाने वाले फिल्मी सितारे दीप कुमार के बाग का एक दृश्य। दीप कुमार को भी फूलों का बहुत शौक है। उसके बाग में 12 किस्म के गुलाब के फूल खिले हैं। वाह वाह, क्या घर है, कितना रोमांटिक, कितना मोहक। और एक हमारा घर है, जिधर देखो गेहूं की बालें,
बदबूदार खाद के नमूने, खटिया, घड़ा और बैटरी का रेडियो। उसकी बैटरी हमेशा बिगड़ी रहती है। उषा, उषा, आ अरे गए? क्या करती हो? अरे इतनी धूप में नंगे सर दौड़ी चली आ रही हो, लू लग जाएगी। चलो अंदर, नहीं तो देखो कोई फिल्म मैगजीन नहीं मिलेगी। अच्छा पहले ये बताओ, मेरी सारी चीजें लाए हो या नहीं? सब कुछ लाया हूं। हाँ, बैटरी ठीक हो गई? बिल्कुल, ये लो। अब तुम दिन भर लारी लप्पा सुना करना। और मेरी गुलाब की कलमें? भाई उनकी तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना उषा, जादू से मैं गुलाब के फूल तुम्हारे बाग में खिला दूंगा। अच्छा अब अंदर चलो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या? भाई ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी क्या है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे एक फिल्म कंपनी यहाँ फार्म पर शूटिंग करने के लिए आने वाली है और हमें उनका सेवा सत्कार करना पड़ेगा। सरकार का ये हुक्म है। भाई मुझे तो बड़ी उलझन मालूम होती है, काम का भी हर्ज होगा और हाँ मगर तुम्हें जरूर खुशी होगी। अरे छोड़ो, होंगे कोई न्यूज रील वाले। जी नहीं, नाम तो पढ़िए, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। दीप कुमार प्रोडक्शंस की फिल्म नया हिंदुस्तान को शूटिंग करने। हाँ, इसका मतलब। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्रिय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और न जाने क्या क्या अला बला श्री दीप कुमार स्वयं पधार रहे हैं। सच रमेश, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है। वो लोग आएंगे तो मैं पहनूंगी क्या? हाँ मिस्टर दीप कुमार जी, इस समय आपकी सारी यूनिट किस पिक्चर की आउटडोर शूटिंग करने जा रही है? जी वो नया हिंदुस्तान। इस चित्र के बारे में आप हमें कुछ बता सकेंगे? हाँ हाँ जरूर। इस पिक्चर में हम उस परिवर्तन को दिखाना चाहते हैं जो हिंदुस्तानी समाज में आज़ादी के बाद हुआ है। हिंदुस्तान गांव में बसता है, इसलिए हमारे पिक्चर की बैकग्राउंड, यानी मेरा मतलब है वो पृष्ठभूमि, एक मॉडल फॉर्म है जहां नायक यानी हीरो किसानों को खेती के नए नए तरीके सिखाता है। आपको ये पिक्चर बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? दरअसल मैं कई बरसों से ये महसूस कर रहा हूं कि हमारे अधिकांश फिल्मों का वातावरण और उसके पात्र पुराने हो चुके हैं। उनका संबंध आज के हिंदुस्तान से, आज के सामाजिक और मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक वातावरण और समस्याओं से बिल्कुल नहीं है। इन फिल्मों को देखने से ऐसा लगता है जैसे हम अभी तक 19वीं नहीं बल्कि 18वीं सदी में रह रहे हों। बल्कि कभी-कभी तो ये ख्याल होता है कि ऐसे पात्र किसी भी सदी में नहीं रहे होंगे। जैसे आपकी फिल्म आवारा शहजादा, जिसमें हीरो एक टीम की तलवार से एक दर्जन सिपाहियों को गिरा देता है और हीरोइन जो कि एक चरवाहे की बेटी है, हर सीन में एक नया रेशमी वस्त्र पहने चली आती है। लेकिन आवारा शहजादा को इन पैमानों से नहीं नापना चाहिए। ये तो मैंने जनता को हंसाने और दिल प्रसन्न करने के लिए बनाई थी। पब्लिक का दिल बहलाना कलाकार का सर्वोत्तम कर्तव्य है। सुना है आवारा शहजादा से आपको भी 40-42 लाख रुपए का मुनाफा होगा साहब। रुपए आने पाई का हिसाब मेरे अकाउंटेंट करते हैं, मैं नहीं जानता। आपको तो ये मालूम होगा कि मैं कोई फिल्म रुपया कमाने के लिए नहीं बनाता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आर्ट की सेवा करना है और पूरी सेवा करना है, और कला द्वारा देश और राष्ट्र की सेवा करना, यही मेरा एक फर्ज है। उसको मैं एक फर्ज समझता हूँ। वेरी राइट। दीप कुमार जी,
दीप कुमार जी, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अच्छा, तो भाई लोगों जी। आज्ञा दीजिए, कुछ और लोगों से भी विदाई लेनी है। क्यों पारो, कहो क्या इरादा है? चलती हो? टिकट की चिंता नहीं, मैंने सारा कूपे रिजर्व करा लिया है। नहीं जी, तुम जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। देखते नहीं, पत्रकार बाहर खड़े हैं। अजीब हो यार तुम भी। अरे भाई, मेरी पत्नी हो तुम, तुम्हारा साथ चलना बस जुर्म है क्या? आम लोगों के लिए नहीं है जुर्म, पर तुम्हारे जैसे फिल्म स्टार कोई आम लोग थोड़े ही है। जरा सोचो तो, रास्ते में हर स्टेशन पर जब तुम्हारे चाहने वालों की भीड़ लगेगी और स्कूल व कॉलेज की लड़कियां अपनी क्लासेस छोड़कर तुम्हारे दर्शन करने आएंगी, तब अगर उन्होंने देखा कि उनका चहेता दीप अपनी बीवी के साथ सफर कर रहा है तो उन्हें कितनी निराशा होगी। क्या? ऐसी बातों से तुम्हारी इमेज को काफी धक्का पहुंचेगा। हो सकता है तुम्हारी अगली पिक्चर फेल हो जाए। याद रखो, फिल्म स्टार की शोहरत का राज यही है कि लाखों लड़कियां मन ही मन उसे अपना चाहने वाला समझें। बीवी जैसी गैर रोमांटिक चीज उनकी रोमांटिक कल्पना को चकनाचूर कर देगी। इसलिए मेरा यही रहना अच्छा है। ओके पारो, अब तुम उतरो। अच्छा, वो जूनियर और जम्मू को प्यार देना और हर रोज अपनी और बच्चों की खैरियत का तार भेजती रहना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। देखो, धूप में शूटिंग करो तो हैट बराबर सर पर रखना। हाँ, और नींबू का शरबत पीते रहना। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें लू लग जाए। अच्छा, बाय बाय पारो। पार्वती नहीं साथ आई। मेरी जिंदगी की रेलगाड़ी भी कितने स्टेशनों से गुजरती चली जा रही है। दादर, माहिम, बांद्रा। 1965, 1964, 1963, 1962, 10 वर्ष हुए। थर्ड क्लास का टिकट लेकर दिल्ली से बंबई आया था और फर्स्ट क्लास के डाइनिंग कार में घुस गया था। ओह गॉड। अच्छा, चलूं डाइनिंग कार में, शायद सेक्रेटरी भास्कर ही मिल जाए। हेलो भास्कर। यस बॉस, आइए बॉस। कुछ खाएंगे पिएंगे क्या बॉस? नहीं भास्कर, कूपे में मन नहीं लग रहा था। तुम चलते हो, चलो कुछ पिएंगे, कुछ बोलेंगे। बहुत पिएंगे, चलिए अरे भाई, यहाँ तो बास वास का चक्कर छोड़ो। बॉस तो बॉस रहेगा ना बॉस। हाँ, क्या जिंदगी है हमारी भास्कर। क्यों बॉस? जब देखो एक्टिंग करनी पड़ती है, इमेज का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, ये तो है। लो, ये लो, एकदम फौरन विस्की। थैंक यू बॉस। दीप कुमार। हाँ, अब ये दीप कुमार ही ले लो। पता है भास्कर जी, आज से 10 वर्ष पहले दीप कुमार नहीं था। सूरज नारायण माथुर था, इंटर तक पढ़ा हुआ, जिसका बाप दिल्ली में चांदनी चौक में घड़ी साज की दुकान चलाता था। भास्कर जी, कभी कभी मेरी पिछली सारी जिंदगी फिल्म के रील की तरह फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। सन 1958 में हिंदुस्तान स्टूडियो के चौकीदार ने सूरज नारायण को धक्के मार कर निकाल दिया। माय गॉड। क्यों? उसके कपड़े मैले फटे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों के गिर्द स्याही थी, क्योंकि उसे अब तक फुटपाथ के पथरीले फर्श पर ठीक तरह से नींद नहीं आती थी। और इसलिए कि वो गोल्डन जुबली हीरो दीप कुमार नहीं, कोई आवारा गुंडा दिखाई देता था। लो लो भास्कर, तुम्हारा तो गिलास खाली हो गया। थैंक यू बॉस। पर बॉस, एक बात पूछूं? फिर क्या हुआ? चलो, 1959 दीप कुमार पॉपुलर शू मार्ट में दिन भर लोगों के पैरों में जूते पहनाता था। माय गॉड। मैले पैर, भद्दे पैर, काले पैर, गोरे पैर, गंदे पैर। उन दिनों स्वप्न में भी उसे पैर ही पैर दिखाई देते थे। और पता है भास्कर जी,
एक बार तो मैंने स्वप्न देखा कि लाखों पैरों के नीचे मुझे रौंद चा रहा है और मेरा मेरा दम घुट रहा है। पर उसी दिन मुझे जूतों की दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल गया? कैसे बॉस? क्या कोई लॉटरी निकल आई या रेस में जीत गए? क्या हुआ? हाँ भास्कर जी, तकदीर ने मेरे नाम लॉटरी निकाल दी और दुनिया की रेस में मैं जीत गया। कैसे? अचानक दुकान के बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे आइडियल स्टूडियो में जाना है क्योंकि उस जमाने की मशहूर हीरोइन मिस राधा रानी को जूते पहनने हैं। अब की किसी चौकीदार ने मुझे नहीं रोका। मैं एक के बाद एक जूते पहनाता रहा। राधा रानी को? समझदार हो जी। राधा रानी को अपनी अगली पिक्चर के लिए कोई हीरो पसंद नहीं आ रहा था और बेचारा डायरेक्टर, हाँ वही डायरेक्टर देसाई, बिल्कुल परेशान था। वो बोला काम का नया लड़का मिलता ही कहाँ है, तुम तो कहती हो कि नया लड़का ट्राई करो, जैसे लड़का ना हुआ जूता हुआ। और पता है भास्कर, राधा रानी ने क्या कहा था? जी। उसका वो डायलॉग दिल करता है भास्कर शीशे में जड़कर ड्राइंग रूम में टांग दूं। टांग दीजिए बॉस। क्या बोली थी मतलब बताइए इनको। वो बोली हाँ फर्क भी क्या है, जूते और हीरोज जब पुराने होते हैं फेंक दिए जाते हैं और उनके बदले नए जूते नए हीरो ट्राई करने पड़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट। और फिर एकदम नजर मुझ पर टिक गई। हाँ। बस डायरेक्टर देसाई की नजर भी मुझ पर टिक गई। हाँ। और सूरज नारायण मर गया भास्कर, मर गया। दीपक कुमार। बस उसके आगे क्या वो बताइए। सन 1960 में मेरा यानी दीप कुमार का जन्म हुआ। दीप कुमार। मेरे पास तब तक 7 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट थे और मेरे लॉकर में 1.25 लाख रुपए के ब्लैक थे। धीरे बोलिए बॉस। एक शाम मैं अपने सॉलिसिटर केका चंद प्रेमचंद के मालाबार हिल फ्लैट पर गया जहां उनकी बेटी पार्वती यानी पारो से मेरी भेंट हुई। पारो भाभी। कलछड़ पार्वती जिसके नस नस में कुलीनता थी, जिसका घराना 7 पुश्तों से अमीरी का आदी था, जो रसोई में जाकर पकौड़े भी तल सकती थी और बायरन और गेटे की कविताओं पर बहस भी कर सकती थी। वेरी गुड। मुझे लगा भास्कर बेकार है जिंदगी, खाली है जिंदगी अगर उसमें पार्वती नहीं हो। फिर क्या हुआ बॉस? अरे फिर तो अपनी लाइफ कंप्लीट एक्शन फिल्म है, एकदम धूम धड़के की। 1961 शादी, दीप कुमार प्रोडक्शंस की शुरुआत, 1962 आसमानी चूड़ियों की सिल्वर चुपड़ी, फिर 1963 और 65 मेरी नई फिल्म आवारा शहजादा ने तो बस रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर इतना मुनाफा लेने का डर हुआ कि ऑडिटर ने कहा कि मैं टैक्स से बचने के लिए जल्दी ही एक ऐसी फिल्म शुरू कर दूं जिसमें नुकसान दिखाया जा सके। और सो बस नया हिंदुस्तान का मुहूर्त हो गया और आज हमारी यूनिट चल पड़ी है। बस कहानी खत्म। और जब मैं ये ट्रैक्टर चलाता हूँ ना दीप जी, तो मुझे एक अजीब तरह की खुशी होती है। ऐसा लगने लगता है कि मैं एक मॉडल फार्म का डायरेक्टर नहीं हूँ बल्कि एक फौज का सेनापति हूँ जो हमला करते शत्रुओं को परास्त करती चली जा रही है। और ये ट्रैक्टर नहीं बल्कि नेपोलियन का घोड़ा या हिटलर का टैंक है। नहीं, वे भी कहीं ना कहीं मात खा गए थे, किंतु इस ट्रैक्टर और उसके पीछे लगी तेज दरातियों के सामने तो ऊंचे से ऊंचा बड़े से बड़ा खेत भी है। वाह क्या बात कही है साहब। हाँ साहब, तो और क्या लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग होती है ऐसे हीरो की। आपको पता है दीप कुमार जी, एक लेखक ने कहा है कि किसान की दराती साहित्यकार की कलम और चित्रकार की तूलिका की तरह है, क्योंकि उसी से किसान जमीन के कैनवस पर कैसे कैसे बेल बूटे अंकित करता है, कैसे कैसी अमर कृतियों की रचना करता है। मुझे तो लगता है कि दराती यदि पुराने किसान की कलम थी तो हार्वेस्टर कंबाइन आज के किसान का टाइपराइटर है, जिस पर खटाखट नए इंसान की कहानी लिखी जा रही है। भाई वाह,
आप तो एकदम शायर दिल मालूम होते हैं। नहीं दीप जी, आप ही देखिए ना, 10 साल पहले इतने बड़े खेत की फसल काटने के लिए सैकड़ों किसानों को 10 दिन लग जाते थे, और अब चंद ही घंटों में वो सारा काम एक ट्रैक्टर और एक कंबाइन से हो जाता है। ये वो इनकलाब है जो मेरे फार्म की मशीनें अब किसानों की जिंदगी में ला रही हैं। वो मशीनें जो हमेशा के लिए किसानों को जानवरों की तरह मेहनत करने की विवशता से मुक्त कर रही हैं, जो देश की कृषि की पैदावार बढ़ा रही हैं, हिंदुस्तान के देहातों का नक्शा बदल रही हैं। पर रमेश साहब, हाँ। किसानों की जिंदगी में इससे क्या फर्क आया है? क्यों नहीं आया? वो देखिए, आप उसे देख रहे हैं ना, जो दूसरा ट्रैक्टर चला रहा है। 18 साल का गबरू जवान, ट्रैक्टर को चलाते हुए लोहे के हाथ, आकाश की ओर उठी हुई निर्भीक दृष्टि। वो है गंगुआ। वो अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, लेकिन किसी के सामने अपने बाप दादा की तरह हुजूर हुजूर कहता हुआ गिड़गिड़ाता नहीं है। वो है हिंदुस्तान का नया किसान। दीप साहब कैमरा रेडी है सर? ओके रमेश साहब, आप ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मुझे ट्रैक्टर चलाना तो आता नहीं, तो लॉन्ग शॉट आप पर ही लिए जाएंगे और ट्रैक्टर रोकते समय मैं बैठ जाऊंगा। ओके? ओके। सामने क्षितिज की ओर भूरे भूरे बादल उठ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। जहां तक नजर जाती है लहलहाते खेत, धूप में चमकती हुई गेहूं की सुनहरी पालें। इससे सुंदर दृश्य दुनिया में हो ही नहीं सकता, और न ही ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट से प्यारा कोई संगीत हो सकता है। इसीलिए कि मशीनी संगीत में ताकत है, एक नई जिंदगी का संदेश है। कैसे यार, तुम किधर देखते हैं और किधर ट्रैक्टर चलाते हैं कैमरा की तरफ देख करके? अरे क्या? साहब देखो ना साहब। ट्रैक्टर रोको, ट्रैक्टर रोको रमेश। अरे भाई क्या करते हो? शॉट बिल्कुल खराब कर दिया किया। एकदम। यहाँ तो लाइट नहीं है। ठीक है, उतरिए। आखिरी शॉट में मुझे बैठना है। हम जरा वो ब्रेक लगाना सिखा दीजिए। साहब को ब्रेक ओके? लगाना सिखाओ। यस, वी कैन। ये लो। यस यस। वाह उषा, देखिए शूटिंग, अब तो मैं भी फिल्म स्टार हो गया ना। तुमने कुछ कहा रमेश? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम शूटिंग देखो, मैं घर जाता हूँ। रेडियो पर मौसम की खबरें सुननी है। कहिए उषा जी, आप चल रही हैं? जी जी चलिए। दीप जी, आप इतने बहुत से काम कैसे कर पाते हैं? एक तो एक्टिंग, फिर डायरेक्शन में मैं हेल्प करता रहा हूं। नहीं, फिर भी प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारियां। मैं तो सोच सोच कर हैरान हो जाती हूँ। इसमें कमाल की कौन सी बात है उषा जी? यदि कोई काम अच्छा ना किया जाए तो आदमी जितने काम चाहे कर सकता है। क्यों आप मुझसे तारीफ करवाना चाहते हैं? सच कहती हूँ, मैंने आज तक आपकी एक भी पिक्चर मिस नहीं की। इतना अच्छा काम करते हैं आप तो। अच्छा जी जी। तो बताइए, मेरे काम में आपको क्या बात अच्छी लगती है? बताती हूँ। डायरेक्टर के रूप में ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा दर्द आपके दिल में सिमट आया है। और एक्टर के रूप में तो आप कमाल करते हैं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वो रोमांटिक सीन गजब के होते हैं। आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ, कहिए कहिए, मैं तो आपकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू। हमारे कॉलेज की सभी लड़कियां ये कहती हैं कि जब वो आपको स्क्रीन पर वो लव सीन करते देखती हैं तो उन्हें लगता है जैसे कि आप खुद उनसे प्रेम कर रहा हूँ। जी। क्यों? जी। ऐसा ही। अच्छा उषा जी, आपकी जिंदगी यहाँ कैसे गुजरती है? हमारी भी क्या जिंदगी है दीप जी। अब ये दीप जी का तकल्लुफ रहने भी दो उषा। मेरा नाम केवल दीप है। आप तो समझ सकते हैं दीप, ऐसे वातावरण में कैसा जीवन बीत सकता है। बड़ा ही बेमानी, बेरंग, बेमजा जिंदगी है अपनी तो। क्यों?
कोई काम क्यों नहीं करती आप? आप तो पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी क्या हूँ, इंटर तक पढ़ी थी कि शादी हो गई। मगर आप हंस क्यों रहे हैं? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं नहीं उषा जी, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं भी केवल इंटर तक पढ़ा हूँ। What a coincidence। फिर भी देखिए, जी। काम तो करता ही हूँ मैं। आप तो फिल्मों में काम करते हैं ना? तो आप भी फिल्म में काम कर सकती हैं। नहीं। अब मुझे कौन काम देगा? जी। केवल आपकी- देखो उषा, केवल दीप कहो तो मैं काम दे सकता हूँ। सच? दीप? हाँ उषा, फिल्म स्टार बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, खूबसूरती और प्रतिभा, और तुम में ये दोनों है। आप आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं। देखिए, ये मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। नहीं उषा, पर शायद मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। रमेश साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनकी बीवी हूँ, लौंडी नहीं। अपनी बेहतरी के लिए मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। ओके। केंद्रीय सरकार के खाद्य विभाग ने यह घोषणा की है कि इस वर्ष भारत में और सब वर्षों से अधिक अन्न पैदा हुआ है। गेहूं की जो फसल पककर कटाई के लिए तैयार है, यदि वर्षा से पहले कट गई तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि इस वर्ष अकाल का कोई भय नहीं रहेगा। सुना तुमने उषा, कटाई करने में तो हमारा फार्म सबसे आगे है। अरे मैं कहता हूँ इन फिल्म वालों ने ट्रैक्टर ना रुकवा दिया होता तो आज सारी फसल कट जाती। फसल, ट्रैक्टर, गेहूं कटाई, क्या इनके अलावा दुनिया में कोई और बात नहीं रह गई है? कभी मेरा भी तो ख्याल किया करो। अरे ये क्या हुआ उषा, तबीयत तो ठीक है भाई, लू तो नहीं लग गई? अरे न जाने इन फिल्म वालों की बकबक से कब छुटकारा मिलेगा। ये लोग बकबक नहीं कर रहे, एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं। बक तो तुम कर रहे हो। 8 पहर, खाद, निराई, कटाई, कोई और बात ही नहीं रही तुम्हारे लिए। आज तुम्हें क्या हो गया है उषा? रमेश, मैं बंबई जा रही हूँ। क्या कहा? बंबई? मगर क्यों? मैं फिल्म में काम करने जा रही हूँ। क्या? मिस्टर दीप ने मुझे ऑफर दिया है। अच्छा तो ये बात है। तो दीप साहब तुम्हें भी फिल्म स्टार बनाना चाहते हैं? भाई मुबारक हो। पहली फिल्म कौन सी होगी आपकी? बंबई की बिल्ली या बगदाद की परी? रमेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ रहते रहते तंग आ चुकी हूँ। मगर क्यों? इसलिए कि जिंदगी में गेहूं ही सब कुछ नहीं होता, गुलाब के फूलों का भी महत्व होता है। तो तुम्हें गुलाब के पौधे चाहिए? अरे वो तो मैं गुलाब की 2 झाड़ियों की बात नहीं करती, अपनी सारी जिंदगी की बात कर रही हूँ। तुमने इस फार्म पर लाकर मुझे कैद कर लिया है। न रहने को ढंग का मकान, न कपड़े, हर तरफ उजड़ गंवार, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं। मेरी सारी जिंदगी बेकार बेमकसद हो गई है। उषा, तुम इस जिंदगी को बेमकसद कह रही हो? तुम अनाज पैदा करने को बकवास समझती हो? अगर ये किसान, यही किसान जिन्हें तुम उज्जवल गंवार कहती हो, काम करना बंद कर दे, तुम रोटी कहां से खाओगी? क्या गुलाब के फूल सुनकर जिंदा रहोगी? किसानों के लिए आवश्यक सूचना। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में अचानक तूफान, वर्षा और आंधी आने वाली है। पहाड़ी इलाके में पिछले 24 घंटों में 12 इंच वर्षा हुई है। इसलिए नदियों में बाढ़ आने का भी खतरा बढ़ गया है। उषा, हमारी फसल। हाँ गंगुआ जी मालिक। तुम आ गए, अच्छा हुआ। सारे आदमियों को देखो जमा करो जी। जितनी कटाई होकर खेतों में पड़ी है ना जी, उसे बारिश होने से पहले ही गोदामों में फौरन पहुंचाना है जी। बहुत अच्छा। और पिछले कोने पर जो खेत रह गया है जी, उसमें अभी कटाई करनी है जी। देखो, एक ट्रैक्टर और एक कंबाइन तुम चलाओ जी, और एक मैं चलाता हूँ। और तुम ऐसा करो, फार्म पर जितने मर्द, औरतें और लड़के हैं सबसे कहो दरातियां लेकर पिल पड़े। जी, मैं सबको पानी गिरने से पहले ही सारे खेत कट जाने चाहिए। ठीक है रमेश बाबू, मगर
देखो मगर वगर कुछ नहीं, ये काम अभी होना चाहिए। अरे पर अंधेरे में कैसे कटाई होगी? अंधेरे में? हाँ, ओह माय गॉड। रोशनी का प्रबंध मैं किए देता हूँ रमेश बाबू। आप हमारे जनरेटर्स और आर्क लैंप कब काम आएंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा। कितने आर्क लैंप है आपके पास? 8 हैं। अच्छा। जिस खेत में कटाई करनी है उसके लिए काफी हैं। जी हाँ। भास्कर, अपने आदमियों से कहो आर्क लैंप्स और जनरेटर सब खेत के किनारे किनारे लगा दो। जल्दी करो जल्दी। सब चले गए, सबके पास काम है, मेरे पास कोई काम नहीं। मैं क्या करूं? चलो चल पड़ो इन्हीं के साथ। अरे कौन है भाई? ये ट्रैक्टर के रास्ते में खड़ी क्या काम कर रही है? अरे अरे उषा तुम, अरे तुम्हारे हाथ में ये दराती, ये गेहूं की बालियां। बात करने की फुर्सत नहीं है मुझे। देखते नहीं आगे कितना काम बाकी है। चलो चलो चलो, फुर्ती से ट्रैक्टर चला, जल्दी जल्दी। शाबाश। देखो उषा, अब थोड़ा सा खेत रह गया है। तुम उन औरतों से कहो कि जितनी कटाई हो गई है उसे उठा उठा कर गोदाम में रखें। ये देखो बूंदे भी पड़ने लगी हैं। गंगुआ जी। अब बस करो, ट्रैक्टरों को वापस ले लो, ये आखिरी कोना भी हो गया है। कट 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 कट। अरे दीप कुमार जी, ये क्या कैमरे के ऊपर छतरी लेकर आप खड़े हैं? क्या आपने ये सारी घटना की फिल्म उतारी? हाँ और नहीं तो क्या, ऐसा सीन रोज रोज थोड़ा ही मिलता है। वाह साहब वाह, क्या क्लाइमेक्स बना है, मजा आ गया मजा आ गया, वाह वाह वाह। अजीब लोग हैं ये फिल्म वाले भी। लोग मरे चाहे जिए, ये अपनी फिल्म की क्लाइमेक्स देखते हैं। मगर दीप कुमार जी, आपकी फिल्म की क्लाइमेक्स में तो हीरो ट्रैक्टर छोड़कर गाना गाता हुआ हीरोइन के पीछे भागता है ना? हाँ रमेश, हाँ रमेश, पर नया हिंदुस्तान का हीरो केवल गाना गाने के लिए ट्रैक्टर नहीं छोड़ेगा। अच्छा। आज मैंने नए हिंदुस्तान की तस्वीर देख ली, नया हिंदुस्तान देख लिया, यही उसका क्लाइमेक्स होगा। अब वो पुराना सारा ढर्रा बदल गया, बदल गया। अच्छा। रमेश, मुझे माफ कर दिया तुमने? दोष तो मेरा था उषा। तुम्हारा? हाँ मेरा। गुलाब के फूल भी जिंदगी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गेहूं। फिर मैंने सरकार को लिखा है कि फार्म के लोगों के लिए भी एक सिनेमा होना चाहिए, ताकि हम लोग भी दीप कुमार की फिल्म देख सकें, खासकर नया हिंदुस्तान, जिसमें हम सब ने हिस्सा लिया है। और इस साल छुट्टी मिलेगी तो मैं पिछले साल की तरह यहाँ रहकर रिसर्च नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे? भाई हम दोनों बंबई जाएंगे। दीप कुमार ने मुझे शूटिंग देखने के लिए बुलाया है। नहीं, मुझे शूटिंग वूटिंग देखने का कोई शौक नहीं। अरे पर मुझे तो है। सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। घर के पिछवाड़े चलो। दिखाओ। फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताऊंगी। चलो। वो देखो तुम्हारे गुलाब, कितने खूबसूरत गुलाब लगे हैं उनमें। अरे ये गुलाब की झाड़ी यहाँ कब लगाई गई? ओह, पर इसके फूल किसने चुराए? मैंने रमेश बाबू। बात ये है कि आज मेरी शादी है ना। सच? अरे तब तो मेरी ओर से दुल्हन को ये ढेर सारे फूल देना। हाँ, और शादी हो जाए उसके बाद गुलाब की एक कलम यहाँ से ले जाना और अपने घर के बाहर जरूर लगाना। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और सुनो, वो एक सुर्ख गुलाब देते जाओ। बस बस जाओ, बस जाओ। उषा, ये सुर्ख गुलाब तुम्हारे जूड़े में सजा सजाया बैठा है, तो पता है मुझे क्या बात याद आ रही है? क्या? खुशबू वही है नजाकत, वही है रंग, माशूक क्या, फूल है गोया गुलाब का। अब बताओ अपनी बात। यहाँ लाओ,
कहानियां लाओ। सच? सच। एक छोटी सी मुन्नी सी उषा। एक छोटा सा मुन्ना रमेश। उषा, वो देखो गुलाब की झाड़ियों पर एक छोटी सी मुन्नी सी गुलाबी गुलाबी कली एक मासूम नवजात शिशु की तरह मुस्कुरा रही है।